जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है, पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री। तुमसे पहले भी वो जो शख्स यहाँ तख्त नशीन था, तुमसे पहले भी जो यहाँ शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। ये उनके लिए सोचने की बात है जो इस बिल का समर्थन कर रहे हैं या समर्थन करने की घोषणा कर दी है। जो आज दिल्ली सरकार के साथ हैं, शायद कभी आपके पास भी जल्द ही आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। सबका नंबर आ सकता है। उस वक्त जब नंबर आएगा तो आपको सिर्फ याद आएंगे मार्टिन न्यूमेलर के वर्ड्स। वो पुराने जाने माने शब्द हैं, लेकिन मैं दोहरा रहा हूं। First they came for the socialists and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the trade unionists and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I am not a Jew. Then they came for me and for you, and there was no one left to speak for us. दोस्तों, ये बिल एक सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बनाता है और उसको व्यापक शक्तियां देता है सुझाव देने की, हर नियुक्ति, हर स्थानांतरण, हर चीज के बारे में, ग्रेड ए अफसर से लेके दानिश अफसर तक। व्यापक है, विशाल है। कौन किसी और की सरकार में वित्त का सेक्रेटरी बनेगा, कौन पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी बनेगा, उनके बीच में अदला बदली कब और कैसे होगी, ये माननीय एलजी करेंगे निर्णय, न कि चुनावित सरकार। ये बड़े स्पष्ट प्रावधान है। मैं अभी आपको प्रावधान के नंबर नहीं दे रहा हूं। दूसरा, जितने भी सतर्कता के अधिकार क्षेत्र हैं और जितने भी नॉन सतर्कता, नॉन विजिलेंस, वो सभी केसेस अनुशासनहीनता के विषय में सब इस अथॉरिटी में आएंगे सुझाव के लिए और माननीय एलजी के पास निर्णय के लिए। इसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। उद्देश्य है एक भय और हिस्टेरिया का माहौल बनाना, एक खौफ पैदा करना, जिससे कि आप इन सभी सचिवों को कंट्रोल कर सके, जो कि दिख रहा है दिन प्रतिदिन। तीसरा, ये अथॉरिटी में 3 व्यक्ति हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री को बहुत बड़ा ओहदा दिया है, अध्यक्ष बनाया गया है। ये अजीब सा अध्यक्ष है दोस्तों। कोरम है 2 लोगों का, ये एक चेयरमैन है बिना चेयर के। मैंने वैश्विक और भौगोलिक रूप से आज तक कहीं नहीं देखा मेरे सीमित अनुभव में कि एक चुनावित चीफ एग्जीक्यूटिव 2 सचिवों के नीचे आएगा। ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे, ये 2 सचिव बैठ के निर्णय करेंगे और वो मुख्यमंत्री वहां खड़ा होगा, देखता रहेगा, चुप्पी साधेगा या अपना डिसेंट नोट करवाएगा। और उसके बाद, और ये सब प्रावधान है, एक एक चीज में जो बोल रहा हूं प्रावधान है, उसके बाद ये निर्णय और सुझाव जाएगा पहले सुपर सीएम के पास और उसके बाद सुपर बॉस जो हमारे सामने बैठे हैं माननीय गृह मंत्री। ये सब गृह मंत्रालय में आएगा। चौथा दोस्तों, बाद में चौथा, जितने बोर्ड्स हैं, समितियां हैं, संस्थाएं हैं, वो सब, और इसमें बहुत हैं, महत्वपूर्ण हैं, अल्पसंख्यक संघ, दिल्ली सूरेज बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, सो मेनी, लेबर वेलफेयर बोर्ड, वक्फ बोर्ड, ऐसे 20 की सूची हमने दी है न्यायालय में। उन सब की बजट बनाएगा ये एनसीटी सरकार। उनके काम होंगे एनसीटी के लिए, एनसीटी के लोगों के लिए, लेकिन उनके अध्यक्ष, उनके हेड को वहीं से अपॉइंट होंगे, सुपर सीएम या गृह मंत्रालय से। 5वां, जो दूरगामी नीतियां हैं सभी सिविल सर्विस के लिए, उनके टेन्योर के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए, उनकी नियुक्तियों के लिए, कौन सी पोस्ट नाजुक है, कौन सी पोस्ट सेंसिटिव नहीं है, और उपयुक्तता, वर्ड इस्तेमाल किया सूटेबिलिटी, उपयुक्तता इस अफसर की इस पद के लिए, ये सब, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन होना चाहिए, ये सब माननीय सुपर सीएम, और अंततोगत्वा हम जानते हैं कि जो
सब चीज करती है नियंत्रण वो होम मंत्रालय। हर छोटी चीज के लिए, एक हर बड़ी चीज के लिए पूर्ण रूपेण व्यापक निर्बाध टेक ओवर, कब्जा, निर्बाध कब्जा है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, आप जैसे उच्चतम पद पर विराजमान महानुभाव, क्या आप अफसर क्लासेस के लिए निचले से लेके सेक्रेटरी तक नीतियां आप बनाना चाहते हैं? कम से कम वो तो एक छोटे ओहदे वाले मुख्यमंत्री के पास छोड़ दीजिए। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर दोस्तों लम्हों की बात नहीं है, सदियों की बात है। और अगर संविधान को सदियां सुनेगी, लम्हे नहीं, तो हम सबका उत्तरदायित्व बनता है कि हम उस संविधान की आवाज की हिफाजत करें, क्योंकि अगर नहीं तो संविधान चीख चीख कर कहेगा मुझे लम्हे नहीं सदियां सुनेंगी, हिफाजत से मेरी आवाज रखना। आज आप केंद्र में हैं, मैं आप पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं। आज आप ट्रेजरी बेंच में हैं, कल कोई और होगा, ये कायम रहेंगे कि ये कायम, ये कायम, ये अच्छा किया आपने हस्तक्षेप किया, अच्छा किया आपने हस्तक्षेप किया, क्योंकि आपके कायम शब्द के लिए मेरे पास एक जवाब है। तुमसे पहले भी वो जो शख्स यहां तख्त नशीन था, तुमसे पहले भी जो यहां शख्स तख्त नशीन था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। बल्कि बशीर बद्र को कृपया भूलिए नहीं। आप लोग सब जानते हैं उसको, मुझे भी कोट करते रहते हैं आप में से कई, बशीर बद्र को। उसने ही कहा था शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो इसलिए कायम शब्द का इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, ये सब प्रावधान जैसे क्लॉज 7 है और इस तरह प्रकार के प्रावधान कई जगह होते हैं, आम चीज़ है, लोगों की आवाज़ को ज़्यादा सशक्त बनाने के लिए है, विकास और समृद्धि की गति और दिशा को प्रोत्साहित करने के लिए है, न कि वोट डालने वाली जनता को निहत्था बनाने के लिए, उसको बेबस करने के लिए। इस बिल ने ऐसे सभी उद्देश्यों को अपने माथे पे उल्टा करके रख दिया है। संविधान को इस प्रकार से विकृत करेंगे आप तो परवीन शाकर के शब्द पूरी तरह से लागू होंगे। ए मेरी गुलजमी तुझे चाह थी एक किताब की। अब संविधान वाली किताब की बात कर रहे हैं। ए मेरी गुलजमी तुझे चाह थी किताब की, अहले किताब का मगर क्या तूने हाल कर दिया। Those in the treasury benches adopting this are actually distorting it out of recognition. The fundamental error of the central government and of the Honorable Home Ministry is to confuse the existence of power with the validity of its exercise. For the last several days, we've been hearing curtain raisers coming from the Home Ministry that we have the power. We are not talking about competence. The question is, if you have the power, its existence is subject to substantive limits. 3-4 minutes more. What you do not have is the power to cross the Lakshman Rekha, which this bill is designed to cross. The question of competence to pass a law, which I am not at all addressing here, is quite different from whether the law is a valid exercise of such competence. Not when it violates the basic structure, not when it violates substantive provisions. हमारी बात आप सुनते, मैं बस अंत कर रहा हूँ 1 मिनट में। हमारी बात तो आप सुनेंगे नहीं, सुनते नहीं हैं। कम से कम अपने मार्गदर्शक मंडल की बात तो सुन लिया करिए, या कभी कभी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, उनको भी भूल गए आप लोग। मार्गदर्शक मंडल से बात कर लीजिए, क्योंकि आपकी सरकार, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आपके मार्गदर्शक गृह मंत्री अडवाणी जी दिल्ली को पूरा स्टेटहुड जाने का बिल लाए थे। और जब आप 2 चुनाव दिल्ली के जीते इस मुद्दे पे कि दिल्ली के पास पूरा स्टेटहुड होना चाहिए, तो मदन लाल खुराना जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री, ने कहा था, कोट, फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली इज द रेमेडी फॉर ऑल इट्स इल्स। आज देश और दिल्ली आपसे फुल स्टेटहुड नहीं मांग रहा है। आज सिर्फ वो इतना विनती कर रहा है कि जितना बाएं हाथ दाएं हाथ ने संविधान ने दिया है, उतना बाएं हाथ से तो नहीं लीजिए। इतनी छोटी सी विनती कर रहा है। जहां तक दुख और आक्रोश का सवाल है, ये एक दुखद और खतरनाक प्रस्तावित कानून है दोस्तों। अंत करूंगा मैं ये कहकर
कि ये दिल्ली के बारे में शेर बिल्कुल उपयुक्त बैठाता है ये बिल, ये प्रस्तावित कानून। चेहरे पे सारे शहर के गर्द मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। दुख और आक्रोश का हाल है।